हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड ईयरलीस्ट थ्योरी ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये आज की क्लास का साइनॉप्सिस है। एक बार इसको आप रीड कर लीजिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि आप आज की क्लास में क्या समझ पाओगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। इम्यून सिस्टम बॉडी की रक्षा प्रणाली है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस और डिसीज से लड़ने के लिए विकसित हुए हैं। यह सिस्टम पैथोजेंस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, फोरिजन पार्टिकल्स, इनसे हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कि हमें डिफरेंट टाइप के पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं होती तो हम बहुत सारे डिसीज से ग्रसित हो जाते हैं और जल्दी से मर जाते हैं। इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून सिस्टम के स्टडी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एक लंबी और फैसिनेटिंग जर्नी रही है। इम्यून सिस्टम के बारे में अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, जिस इतिहास को हम आज की क्लास में समझेंगे डिटेल से। ईयरलिस्ट थ्योरी और डिस्कवरी ने इम्यून रिस्पॉन्स को समझने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे मॉडर्न इम्यूनोलॉजी का फाउंडेशन तैयार हुआ है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। इम्यूनोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम और उसके मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हमारी बॉडी जो है उनमें प्रेजेंट इम्यून सिस्टम पैथोजन से हमारी सुरक्षा प्रदान करती हैं और कैसे उनको किल करती हैं। इसमें बॉडी का पैथोजेंस और हार्मफुल एजेंट्स के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं वो शामिल हैं। थर्ड है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी ऐसा इतिहास जिससे हमें इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी मिले, उसको हम समझेंगे। इम्यूनोलॉजी का डेवलपमेंट एंशिएंट टाइम से ही शुरू हो गया था, बट इसका जो साइंटिफिक रूट्स था वो 18th और 19th सेंचुरी में ज़्यादा स्ट्रांग हुए। पहला पर्सपेक्टिव या कॉन्सेप्ट जो था वो था एंशिएंट प्रैक्टिस एंड द ईयरली कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। चाइनीस एंड इंडियन सिविलाइजेशन। लगभग 1000 ईसा पूर्व चाइना और इंडिया के लोगों ने स्मॉल पॉक्स जो था एक वायरस से होने वाला डिसीज़ था, जिसमें बॉडी में इस प्रकार से फोड़े पड़ जाते थे। इस डिसीज से या इन्फेक्शन से प्रिवेंट पाने के लिए चाइना और इंडिया के लोगों ने इनोक्यूलेशन टेक्निक का यूज़ किया है। इनोक्यूलेशन टेक्निक्स में क्या होता है, इसमें हेल्थी इंडिविजुअल्स को डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए इन्फेक्टेड मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी जो व्यक्ति स्मॉल पॉक्स से ग्रसित हैं उसके कुछ पार्टिकल्स को जो हेल्थी इंडिविजुअल्स थे उनमें इंजेक्ट किया जाता था, जिससे हेल्थी इंडिविजुअल्स में डिसीज रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाते थे और हेल्थी व्यक्ति जो था वो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड नहीं होता था। देन इसके बाद एक इतिहासकार आए थे जिनका नाम था थ्यूसाइडिडस। इन्होंने प्लेग एपिडेमिक को ऑब्जर्व किया था। प्लेग जो था एक बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज था जो कि चूहों से ह्यूमन में फैला था। यह बहुत ही खतरनाक डिसीज़ होती है जो कि 14th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा फैली थी और इससे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था इस एपिडेमिक से। जिसमें ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने नोट किया कि जो लोग एक बार रिकवर हो गए हैं वे दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हुए। यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हों को एक बार प्लेग हो गया था, प्लेग रोग, और वे ठीक हो गए थे, उन्हें दोबारा प्लेग नहीं हुआ। यानी कि इन्होंने सीधे सीधे ऑब्जर्व किया कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन जो है वो होने लग गई थी। यह इम्यूनिटी का एक प्रारंभिक ऑब्जर्वेशन था। देन नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो था वो एडवर्ड जेनर नाम के डॉक्टर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये एडवर्ड जेनर हैं जो कि ब्रिटिश डॉक्टर थे। इन्होंने 1796 में पहली बार स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है डिस्कवर किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि काउ पॉक्स जो था जनरली काउ में होता था और ये कम खतरनाक होता था कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह ह्यूमन में भी फैलने लगा। तो जो लोग काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड थे उन लोग में स्मॉल पॉक्स जो था वो नहीं होता था। यह ऑब्जर्व किया एडवर्ड जेनर ने।
फिर इन्होंने क्या किया, एक बच्चा लिया, इस बच्चे का नाम था जेम्स, जो कि 8 साल का था। इसके बॉडी में काऊ पॉक्स के कुछ वायरस को इंजेक्ट कर दिया, जिससे ये बच्चा जो था वो बीमार हो गया। फिर कुछ दिनों बाद ठीक हो गया, क्योंकि काऊ पॉक्स जो था उतना ज़्यादा भयंकर बीमारी नहीं था स्मॉल पॉक्स की तुलना में। फिर इन्होंने क्या किया, जो स्मॉल पॉक्स के वायरस थे उसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक होने के बाद फिर ये बच्चा जो है उसमें स्मॉल पॉक्स के जो सिम्टम्स थे वो नहीं देखने को मिले और उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इस प्रकार से इन्होंने डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन को। इस डिस्कवरी ने इम्यूनोलॉजी के फील्ड में एक रिवोल्यूशन ला दिया और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट जो है स्टेबल किया। देन अगला पर्सपेक्टिव जो था वो लुइस पास्चर ने दिया था। लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दिया था। लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज डेवलप किया। इससे पहले के जितने भी लोग थे उनका कहना था कि जो डिसीज़ होता है वो अपने आप हो जाता है या फिर इसके पीछे कोई नेचुरल पावर है। बट जब लुइस पास्चर जी आए, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने 19वीं सेंचुरी में प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद पाया कि जो डिसीज़ होता है वो जर्म से फैलता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, फंजी हो गए। देन इन्होंने एटेन्यूटेड वैक्सीन्स क्रिएट किए। एटेन्यूटेड वैक्सीन्स ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जिसमें जो डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस होते हैं उनके कमज़ोर फॉर्म को इंजेक्ट किया जाता है जैसे। और इन्होंने रेबीज वैक्सीन्स का आविष्कार किया था। उन्होंने डिसीज़ को माइक्रोबियल कॉज समझा और इस आधार पर वैक्सीन तैयार किया। माइक्रोबियल कॉज यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है करके, जिससे इम्यूनोलॉजी में साइंटिफिक एडवांसमेंट को बढ़ावा मिला। देन नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो था वो लीव मेचनिकॉफ नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। ये ली मेचनिकॉफ साइंटिस्ट हैं जिनकी बियर्ड जो है कमाल की है। इन्होंने थ्योरी ऑफ फैगोसाइटोसिस दिया 1882 में, जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि बॉडी के सेल, जिसे हम फैगोसाइट्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। उन्होंने ये प्रपोज किया कि ये सेलुलर रिस्पांस इम्यून डिफेंस का हिस्सा है। पहले हमने क्या सीखा कि बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अगर हमें एक बार डिसीज़ हो गया है तो दोबारा हमें नहीं हो रही है, यानी कि हमारी बॉडी क्या कर ली है, एंटीबॉडी बना ली है। लेकिन जब ली मेचनिकॉफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने आया तो इन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज़ के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि पैथोजेंस को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। पहले वो पैथोजेंस को घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसको इनगल्फ करते हैं और इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है उन्होंने स्टारफिश में देखा था। देन अब हम बात करते हैं ईयरलिस्ट थ्योरी ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी कि ऐसे थ्योरी जो कि प्राचीन समय में इम्यूनोलॉजी से संबंधित थे। इम्यूनोलॉजी के ईयरलिस्ट थ्योरी इम्यून रिस्पॉन्स को समझने के लिए डेवलप किए गए थे, जिनमें कुछ की थ्योरीज जो हैं शामिल हैं। फर्स्ट थ्योरी है इसमें ह्यूमोरल थ्योरी। ह्यूमोरल थ्योरी के अनुसार बॉडी का प्रोटेक्शन ब्लड के प्लाज्मा कंपोनेंट्स में मौजूद सॉल्युबल फैक्टर जैसे एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है। देखिए, ब्लड का जो मेजर पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मा में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या सेल्स होते हैं, स्पेशली लिम्फोसाइट्स, जिसके बारे में बाद में जानकारी मिली, ये अभी नहीं मिली है, जो क्या करते थे, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते थे हमारी बॉडी में, जिससे जो पैथोजेंस होते थे उनसे हमें सुरक्षा मिलती थी। ये कहना था ह्यूमोरल थ्योरी का। और इस थ्योरी को पॉल हर्लिच नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना योगदान दिया सिद्ध करने में, जो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन और पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने में उनकी भूमिका को समझाने पर आधारित था कि किस प्रकार एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में और वो पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, सिंपल शब्दों में किल करते हैं। देन नेक्स्ट थ्योरी आई सेलुलर थ्योरी। सेलुलर थ्योरी जो था ये ली मेचिकनॉफ द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप के सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजेंस को घेर लेते हैं और घेर के इनगल्फ कर जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि इम्यून डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो फैगोसाइटिक सेल द्वारा किया जाता है।
ये सेल पैथोजेंस को इंजेस्ट और डिस्ट्रॉय करके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन थर्ड थ्योरी जो था वो था क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी जो था मैकफ्रेलेन, बर्नेट और फ्रैंक मैकफ्रेलेन ने क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी प्रपोज किया था, जिसमें यह कहा गया कि बॉडी जो होता है स्पेसिफिक सेल, जब हम क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो यहीं पर पता चला कि प्लाज्मा में जो कंपोनेंट था सेल का वो था लिम्फोसाइट्स। इसी सेल का काम जो था वो था एंटीबॉडीज़ बनाने का। ये जो होती हैं इसमें टी सेल, बी सेल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एनके सेल प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीबॉडीज से लड़ने का काम करता है, एंटी पैथोजन से लड़ने का काम करता है, को सेलेक्ट और क्लोन करती हैं जो पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ इफेक्टिव रिस्पांस देते हैं। इस थ्योरी ने मॉडर्न इम्यूनोलॉजी के फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया। देखिए, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं जिसके अंतर्गत बी सेल, टी सेल शामिल होते हैं, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी कहती हैं कि ये सेल जो होते हैं अपने आप को क्लोन करते हैं, मतलब 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 5 हो जाएंगे, मतलब अपने आप को क्लोन करते जाते हैं ताकि ये बेटर तरीके से जो पैथोजेंस हैं उनसे लड़ सके। देन नेक्स्ट थ्योरी था सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ थ्योरी। ये थ्योरी जो था फ्रैंक बर्नेट ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ यानी कि बॉडी के अपने सेल या सब्सटेंस, और नॉन सेल्फ यानी कि फॉरिजन एजेंट्स या फॉरिजन सब्सटेंस को डिफ्रेंशिएट करता है, उसमें पहचानने की एबिलिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट ऑटो इम्यून डिसीज़ को समझने में हेल्पफुल साबित होता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ तब होता है जब हमारी बॉडी जो होती है या हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद के सेल को पहचान नहीं पाती और अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिससे हमें ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती हैं। तो इस डिसीज़ को समझने में सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ थ्योरी जो था वो बहुत ही बड़ा योगदान दिया या हेल्पफुल साबित हुआ। सिग्निफिकेंस ऑफ ईयरलिस्ट थ्योरी। ईयरलिस्ट थ्योरीज और डिस्कवरी ने इम्यूनोलॉजी के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई, जिससे इम्यून रिस्पांस और डिसीजेस के ट्रीटमेंट को समझना जो है संभव हो पाया। ईयरलिस्ट थ्योरी ने वैक्सीन्स और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के फाउंडेशन को मजबूत किया और मॉडर्न इम्यूनोलॉजी में रिसर्च और एडवांसमेंट के लिए नए रास्ते खोले। देन कंक्लूजन है, इम्यूनोलॉजी का डेवलपमेंट एक इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें धीरे धीरे हमें इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी मिली और हमने उसमें कुछ नए चीज़ें जो हैं ऐड करते गए, जिससे हम बेटर तरीके से इम्यून सिस्टम को समझ पाएँ। जो एंशिएंट ऑब्जर्वेशन से लेकर मॉडर्न थ्योरीज तक प्रोग्रेस हुई हैं, एडवर्ड जेनर की वैक्सीनेशन से लेकर मेचनिकॉफ और बर्नेट की थ्योरीज तक, इन माइलस्टोन ने इम्यून रिस्पांस को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का इम्यून सिस्टम का नॉलेज इन ईयरली डिस्कवरी पर बेस्ड है, जो हमें डिसीज से बचने और इम्यून बेस्ड थेरेपीज डेवलप करने में हेल्प करता है। देन लास्ट है रेफरेंस W. पॉल, फंडामेंटल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, एमरॉइट एसेंशियल इम्यूनोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।